नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दिहिंग पटकई नेशनल पार्क के बारे में। भारत का ये सबसे नया नवेला नेशनल पार्क बनने जा रहा है और इस नेशनल पार्क में कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है और साथ ही साथ इसको अभी नेशनल पार्क में अपग्रेड करने का सिग्निफिकेंस क्या है, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आपने अभी तक अगर स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। 6 जुलाई 2020 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह घोषणा करी कि दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा, यानी कि उसका स्टेटस अपग्रेड किया जाएगा फ्रॉम अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू अ नेशनल पार्क। तो आइए सबसे पहले हम दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन को देखते हैं। अगर हम असम में जूम इन करें तो असम का जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया है, यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। तो इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में स्थित है ये वाला एरिया जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अभी चलिए सैटेलाइट इमेजरी में देखते हैं। तो यहां पर ये जो डेंस ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है, ये इस वक्त एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसमें कलर डिफरेंस देखिए आप, इतना ज्यादा लग रहा है सैटेलाइट इमेज में भी आसपास के क्षेत्र से, क्योंकि ये एक डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल है आसपास के क्षेत्र के कंपैरिजन में। बाकी सारा मैदानी इलाका है और इसी जंगल के बीच में से बहती है दिहिंग नदी, जो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यहां पर जो माउस पॉइंटर से मैं ट्रेस कर रहा हूं, ये दिहिंग नदी है। तो ये इस जंगल के बीच में से होकर बहती है, शुरू होती है ये अरुणाचल के पहाड़ों में से। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिहिंग पटकई क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो दिहिंग नदी इसके बीच में से गुजरती है और दूसरा ये जो पहाड़ियां हैं, ये पटकई बुम पहाड़ियां हैं, इन दोनों के नाम से मिलकर ये एरिया कहलाता है दिहिंग पटकई। इसी जंगल के एक छोर पर स्थित है दिग्बॉय शहर, जहां पर भारत का पहला तेल का कुआं ड्रिल किया गया था। दिहिंग पटकई भारत का 105वां नेशनल पार्क बनेगा। इट विल बी द 105th नेशनल पार्क। 104th कौन सा था? मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। ये वही कूनो है जहां पर प्लान है कि एशियाटिक लायंस को शिफ्ट किया जाएगा फ्रॉम गिर, क्योंकि गिर में उनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इस प्लान पर अभी तक फाइनल अप्रूवल नहीं आया है। तो भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? 104। और आपको एक आंकड़ा याद होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली कि कितना परसेंटेज एरिया हमारे देश का नेशनल पार्क के द्वारा कवर किया जाता है। तो 1.23% है नेशनल पार्क के अधीन, 3.64% है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 0.13% है कंजर्वेशन रिजर्व्स और 0.02% है कम्युनिटी रिजर्व्स। तो एक रफ आंकड़ा अगर आपसे पूछा जाए, सीक्वेंस में कभी पूछा जाए, तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्यादा एरिया कवर करती हैं बजाय नेशनल पार्क के। और कुल मिला के जो भारत के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो हैं 5.02%, यानी कि रफली हम कह सकते हैं कि देश का 5% हिस्सा संरक्षित वन क्षेत्र है। और ये सारे आंकड़े मैं नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस या फिर जो एनुअल फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसी से ले रहा हूं। अब क्योंकि दिहिंग पटकई असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, तो आपको इन दोनों राज्यों में कौन से एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स हैं इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं असम से शुरुआत करता हूं। तो असम में मानस नेशनल पार्क, याद रखिए इन सब की अप्रोक्सीमेट लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे मानस नेशनल पार्क भूटान और भारत के बॉर्डर पर है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है ओरंग नेशनल पार्क, और यहां पर अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर है नामेरी नेशनल पार्क। अगेन ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर, दक्षिणी किनारे पर है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसका नाम तो आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा। फिर हम यहां पर थोड़ा सा अपर असम की तरफ बढ़े, ईस्टर्न असम को अपर असम भी कहते हैं। तो ये है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और अब यहां पर इस एरिया में बनेगा असम का 6ठा नेशनल पार्क, जो होगा दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत ही फेमस नामदफा नेशनल पार्क यहां पर स्थित है। एरिया वाइज काफी बड़ा है ये। और अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नेशनल पार्क है मॉलिंग। तो अभी तक अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 नेशनल पार्क मौजूद हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी आईएएस के एग्जाम में भी एनवायरमेंट इकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स अवेल कर सकते हैं। ये स्मार्ट कोर्स अवेलेबल होगा हमारी ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर आप इसे डाउनलोड कीजिए और इस स्मार्ट कोर्स के फीचर्स देखिए और इस पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्थापित किया गया था सन 2004 में। प्लानिंग 95 से ही चल रही थी, तब भी ये बात उठी थी कि इसको सीधा नेशनल पार्क बनाया जाए, लेकिन तब इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। एक बात याद रखिएगा कि जो जंगल मैंने आपको मैप में दिखाया था वो काफी बड़ा है, लगभग 575 स्क्वायर किलोमीटर का है और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, वो केवल 111 स्क्वायर किलोमीटर का है और डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है।
और क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाथी काफी बड़ी संख्या में देखे जाते हैं तो इसे प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एक एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया गया है। इसीलिए इसका नाम कई जगह आप यही देखेंगे, दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व। दिहिंग पटकई को अमेजॉन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका में, और भारत का अमेजॉन ऑफ द ईस्ट है दिहिंग पटकई। कारण क्या है कि यहां पर भारत के हिसाब से काफी बड़ा रेन फॉरेस्ट है, 575 स्क्वायर किलोमीटर्स, और यहां पर बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही रिच एरिया है ये। अगर हम एनिमल स्पीशीज की बात करें तो यहां पर हुलॉक गिबन हमें देखने को मिलता है, और जितने भी ग्रेट एप्स होते हैं उनमें से भारत में केवल यही पाया जाता है हुलॉक गिबन, और ये इस दिहिंग पटकई इलाके में मिलता है। उसके अलावा भी कई जानवर हैं जैसे स्लो लॉरिस, पिग टेल्ड मकैक, स्टंप टेल्ड मकैक, कैप्ड लंगूर, एशियन एलिफेंट और बंगाल टाइगर। यानी हाथी और टाइगर के अलावा कई बंदरों की स्पीशीज भी यहां पर है, एप्स की स्पीशीज भी हमें देखने को मिलती है, और ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हुलॉक गिबन। मोटे तौर पर 40 से ज्यादा मैमल्स की स्पीशीज हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो लगभग 300 बर्ड स्पीशीज यहां पर मौजूद हैं। रेप्टाइल्स की भी बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती हैं, और बटरफ्लाई की 30 डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन अभी रिसेंट एस्टिमेट्स तो 150 प्लस स्पीशीज इस एरिया में बताते हैं बटरफ्लाइज की। और उसके अलावा पेड़ पौधों में भी कई फेमस ऑर्किड्स यहां पर देखे जाते हैं, तो ऑर्किड्स के लिए ये जंगल फेमस है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है ये, और इसीलिए इसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जैक्टली होती क्या है और उसमें और नेशनल पार्क में फर्क क्या होता है? तो देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों को स्थापित करने के कारण बिल्कुल एक ही है कि अगर सरकार को लगता है, और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, राज्य सरकार को अगर लगता है कि कोई पर्टिकुलर जंगल है जहां पर एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल या जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उस एरिया की, और उसे बचाने की जरूरत है, तो फिर उसे नोटिफाई किया जा सकता है एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सेम रीजन आप यहां पर भी देखेंगे, नेशनल पार्क के भी यही वाले रीजंस हैं। लेकिन फर्क मेनली बस इतना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ इंसानी गतिविधियां अलाउड होती हैं। तो अगर कोई आसपास गांव बसे हुए हैं तो वो अपने जानवरों को चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए लेकर जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 चैप्टर 4। लेकिन अगर नेशनल पार्क है तो कोई इंसानी गतिविधि उस एरिया में अलाउड नहीं होगी। तो अगर नेशनल पार्क है तो चाहे पास में गांव है, लेकिन गांव के लोग उस नेशनल पार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये भी अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार बात तय करी गई है। तो भारत में इस वक्त 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 104 नेशनल पार्क्स हैं, और दिहिंग पटकई बन जाएगा 105th। और ये नेशनल पार्क अभी बनाने के पीछे ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आया बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले असम में इसी दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व में कोल माइनिंग की परमिशन दी गई थी। अब ये परमिशन केंद्र सरकार के नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने दी थी, और वहां पर ऑलरेडी कोल माइनिंग हो रही है, और उसको रेट्रोस्पेक्टिव परमिशंस दी गई थी। और लेकिन उससे होता यह कि आगे भी कोल माइनिंग को बढ़ावा मिलता, तो असम के लोगों ने, और खास करके दिहिंग पटकई के आसपास के लोगों ने वर्चुअल प्रोटेस्ट शुरू किया सरकार के खिलाफ। और कहीं ना कहीं ये रीजन भी है कि सरकार उन प्रोटेस्ट को मानते हुए इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रोटेक्शन लेवल अब नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर रही है। अब नेशनल पार्क बन जाएगा, उसके बाद तो माइनिंग का कोई चांस ही वहां पर नहीं है। हालांकि अभी भी याद रखिए, केवल 111 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो प्रोटेक्टेड है, बाकी वाला एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है। तो उसमें अभी भी कोल और ऑयल के लिए ड्रिलिंग होती है, कोल माइनिंग होती है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।